नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। बीजेपी हरियाणा में जीत के बाद महाराष्ट्र में अपना विजय रथ चलाने की तैयारी कर रही है, लेकिन महायुति में तकरार देखी जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद थे, लेकिन बैठक शुरू होने के महज 10 मिनट बाद ही अजीत पवार बैठक से बाहर निकल गए, जिसके बाद सियासी गलियारे में महायुति में तकरार होने की खूब तूल पकड़ रही है। आखिर महायुति में नाराजगी है या फिर ये कोई शिकूफा है? क्या है पूरा मसला, जानिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक हुई। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन हुआ, लेकिन इस बैठक के बाद से महायुति के आपसी कलह की खबरों ने तूल पकड़ लिया। दरअसल कैबिनेट बैठक में शुरुआती 10 मिनट में एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जल्द उठकर चले गए। पूर्णकालिक कैबिनेट बैठक में जहां एक और 38 महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, लेकिन अजीत पवार गायब। ऐसे में सवाल है कि क्या ये नाराजगी है या फिर कोई शिगुफा। इस मामले पर एनसीपी अजीत गुट का कहना है, नाराजगी का सवाल ही नहीं, दादा परसों की रात ब्रीच कैंडी नहीं जा पाए थे, इसलिए जब बॉडी रतन टाटा की नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपीए लाई गई तो वो सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से एक थे। दरअसल रतन टाटा का निधन हो गया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन के शोक की घोषणा भी की गई थी। महाराष्ट्र कैबिनेट में रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास करने से पहले शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने इसकी मांग की थी और सीएम को चिट्ठी लिखी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद से यह कयास लगाई जा रही है कि महायुति में कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कई संस्थाओं को भूखंड दिए जाने और अलीबाग विरार कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर अजीत से बात नहीं बन रही है। वित्त विभाग अजीत पवार के पास है, कैबिनेट में वो खुद मौजूद नहीं थे। ऐसे में इस पर सवाल उठ रहे हैं और अटकलबाजी चल रही है कि क्या अजीत पवार नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी के बात को एनसीपी अजीत गुट ने खारिज तो कर दिया। वहीं कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में मौलाना आजाद महामंडल के फाइनेंस में बढ़ोतरी, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स के मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी, वाणी लोहार नाथ पंडित समाज के महामंडल का गठन जैसे फाइनेंस विभाग से जुड़े फैसले लिए गए। वहीं विधानसभा में महायुति की महापरीक्षा होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से महायुति का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, उसके बाद महायुति के विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा निश्चित ही है। महाराष्ट्र का 24 का लोकसभा वाला रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति फेल नजर आए। एमवीए ने राज्य की 48 में से 30 सीटों पर कब्जा जमाया। एमवीए में शामिल कांग्रेस को 13, शिवसेना को 9, एनसीपी को 8 सीटें मिली थी। महायुति को 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में महायुति फेल साबित हुई। बेशक हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद सबके हौसले बुलंद हैं, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हैं। आरक्षण की मांग को लेकर जारी मराठा आंदोलन बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को लोक लुभावन परियोजनाओं से निपटने की कोशिश जारी है। शिवसेना और एनसीपी में हुई तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सहानुभूति है। बेशक महाराष्ट्र का रण महायुति के लिए मुश्किलों से भरा हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे धुरंधर और फायर ब्रांड नेता जब रण में उतरेंगे, तब महाराष्ट्र के सियासी रण का रंग पहले से अलग हो सकता है।
अमूमन अभी साफ कह पाना मुश्किल होगा कि चुनावी साल में सियासी गद्दी किसको मिलती है, क्योंकि महायुति में नेताओं के तल्ख तेवर दिखने शुरू हो चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। वहीं महाराष्ट्र में सियासी माहौल के बीच सब कुछ ओके नहीं है। कैबिनेट बैठक के दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार नाराज होकर मीटिंग से बाहर गए। इसके बाबत इसे एनडीए में दरार की नजर में देखा जा रहा है। हालांकि अजीत पवार मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए और रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने एनसीपी एक लॉन्च पहुंचे। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बैठक के दौरान मौजूद रहे। हालांकि कैबिनेट बैठक के दौरान एनसीपी कोटे के बाकी मंत्री मौजूद थे। वहीं अजीत पवार के 10 मिनट में कैबिनेट मीटिंग छोड़ने के विवाद पर सांसद संजय राउत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा आंतरिक संघर्ष जारी रहेगा। राउत बोले कि ये पूरा विवाद 40% को लेकर है, यानी कि ओबीसी कोटे को लेकर है। पूरा मुद्दा फंड के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे वो किसी के लिए 700 करोड़, किसी के लिए 800 करोड़ या फिर किसी और के लिए 500 करोड़ हो। हमारे मंत्रालय में शासक पैसा बांट रहे हैं, लेकिन वो पहले ठेकेदारों से 40% की कटौती करते हैं। देखो, आपस में झगड़े होते रहेंगे और ये परसेंटेज के झगड़े हैं। 40% ये जो पूरे फंड्स है, जो उनकी बरसात, उसको 700 करोड़, उनको 800 करोड़, उनको 500 करोड़, ये बादशाह जो बैठे हैं हमारे मंत्रालय में, ये जो पैसे बांट रहे 40% पहले काट कर लेते हैं ठेकेदार से, चाहे ठेकेदार को बाद में उनका भुगतान मिले या ना मिले, लेकिन 40% उनको पहले मुख्यमंत्री को, दो उप मुख्यमंत्री, फिर उनके सभी जो नीचे के चेले चपाटे, ये पूरा 40% का मामला है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी एसपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। अमरावती जिला अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब बगावत शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, एनसीपी एसपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। अमरावती जिला अध्यक्ष ने पहले इस्तीफा दिया और उनके साथ एक के बाद एक कई नेताओं ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का अभी आगाज भी नहीं हुआ है, केवल चहलकदमी है विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले ही यहां पर झटके लगने का दौर शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में शरद पवार गुट को यह बड़ा झटका लगा है, जहां अमरावती जिला अध्यक्ष ने सबसे पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद इस्तीफों की मानो फहरिस्त बन गई हो। एक के बाद एक कई नेता यहां पर इस्तीफा देते गए। तो ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव एक तरह से यहां पर उसका बिगुल बच चुका है, जहां पर हरियाणा में विजयी रथ चलने के बाद बीजेपी का जो बूस्टर है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन उधर शरद पवार गुट को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां सबसे पहले एक नेता इस्तीफा देते हैं और उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग जाती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा। गुरुवार को आपको बता दें, एनसीपी शरद पार्टी के कई नाराज पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि अमरावती जिला अध्यक्ष प्रदीप राउत के इस्तीफे के बाद पदाधिकारियों ने बगावत कर दी। लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट के अमरावती जिला अध्यक्ष प्रदीप राउत के पास अमरावती और वर्धा लोकसभा क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों जगह महाविकास अघाड़ी के सांसद चुने गए। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और क्षेत्रीय संगठन सचिव की नई जिम्मेदारी दी गई। प्रदीप राउत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मुझे विश्वास में लिए बिना ही जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद निर्वाचन आयोग अब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही
चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में संकेत ये भी मिल रहे हैं कि अगले हफ्ते की शुरुआत तक दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान में उपचुनाव का भी ऐलान हो सकता है। इससे पहले आयोग झारखंड और महाराष्ट्र का दौरा करके चुनावी तैयारियों का यहां पर जायजा लेगा। वहीं भारतीय सैनिक चंदू चौहान ने पाकिस्तान में समय बिताने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोई सम्मान नहीं दिए जाने पर अफसोस जताया। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। दरअसल वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे। इस दौरान चंदू चौहान कुछ दिनों तक पाकिस्तानी सैनिकों की हिरासत में रहे थे। केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद चंदू को भारत वापस लाया गया। फौजी चंदू चौहान ने धुले में कहा कि मुझे किसी प्रकार की पेंशन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी ने मेरी कोई मदद भी नहीं की। पाकिस्तान में मैंने 3 महीना 21 दिन अपने देश के लिए यातनाएं झेली। जो यातना मुझे वहाँ हुई उससे कई ज़्यादा यातना मुझे अभी इधर हो रही। हम महाराष्ट्र के सीएम को मिलने गए, वो भी हमको मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम तमाम नेताओं को इधर डिस्ट्रिक्ट में मिलने गए, कोई इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। जिले के मानोरा तालुका की रहने वाली महिला अश्वनी जाधव मूक बधिर है। जिला अस्पताल की लापरवाही के कारण इस महिला को दिव्यांग होने का कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है। 1 साल से सरकारी डॉक्टरों की तरफ से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से महिला को सरकार की तरफ से दी जाने वाली किसी भी योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। अपनी मांगों को लेकर ये महिला अपने पति के साथ 4 दिन से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठी हुई है। माझी मिसेस अश्विनी जाधव 100% अपंग आहे साहेब। हिचं मी जून 23 मध्ये तपासणीला सामान्य रुग्णालय वाशिम जिल्हा येथे आणलं असता डॉक्टरांनी पूर्ण तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केली आणि एका वर्षानं म्हणजे जून 24 मध्ये तिचं सर्टिफिकेट दिलं सर। एका महिन्यात द्यायचं ऑनलाईन सर्टिफिकेट 1 वर्ष लावलं। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से बड़ी खबर सामने आई, जहां चलती शिवा शाही बस में भीषण आग लग गई। ये पूरा मामला अमरावती के बडनेरा कस्बे का बताया जा रहा है। घटनास्थल पर पुलिस, अग्निशमन विभाग और एसटी निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन शिवशाही बस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमरावती में एक बस में ये भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इस पूरी घटना में ये सुखद बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बहरहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बस में भीषण आग लग गई थी, जो देखते ही देखते धुएं के गुब्बार में भी बदल गई और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में सड़कों और पुलों की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश काल में निर्माण कराया गया पुल टूट गया है, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है। पुल की मरम्मत नहीं कराए जाने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। आदिवासियों का आरोप है कि सांसद, विधायक इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के अमरावती जिले का मखला गांव इन दिनों पानी की कमी से जूझ रहा है। लोगों को पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हर घर नल योजना का लाभ मखला गांव तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में नागरिकों को पीने के पानी की भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिले के लोगों ने प्रशासन से जल्द समस्याओं को हल करने की भी मांग की। आपको बता दें, सरकार की हर घर नल योजना का मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है, लेकिन फिर भी अमरावती के इस गांव तक अभी तक
पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग 5 किलोमीटर दूर पैदल जाकर पीने का पानी लेकर आते हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भारी बारिश देखने को मिल रही है। तेज आंधी के साथ हुई बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भी भर गया है, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत ठाणे और पालघर के इलाकों में हो रही है। अचानक हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जलभराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते सेंट्रल लाइन पर चलने वाली मुंबई लोकल भी प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह सिलसिला अभी भी जारी रहेगा और मुंबई में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मुंबई में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बहरहाल भारी बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सियासी पारी पर विराम लग चुका है। नया खेल और दलों का मेल दोनों ही अब झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। महाराष्ट्र की सियासी पृष्ठभूमि पहले ही चर्चाओं में रही है और विधानसभा चुनावों को लेकर मिजाज कुछ और ही नजर आ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के पुराने रिपोर्ट कार्ड क्या बताते हैं, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। देखिए महाराष्ट्र के पुराने रिपोर्ट कार्ड पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला सामने आ गया है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। ऐसा पहली बार होगा कि हरियाणा में किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। हरियाणा में तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। आने वाले 6 महीनों में बीजेपी को कई ऐसे एग्जाम देने हैं जिसमें बीजेपी पास होगी या फिर फेल, ये देखना काफी रोचक होगा। आइए एक बार नजर डालते हैं कि आने वाले 6 महीनों में बीजेपी को किन किन चुनौतियों का सामना करना है और किन राज्यों में चुनावी रण होगा और किन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। कहां-कहां होने हैं विधानसभा चुनाव। अगले 6 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा। वहीं झारखंड विधानसभा का 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल खत्म होगा। इसी को लेकर चुनाव आयोग जल्द चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। वही बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक खत्म होगा। 6 राज्यों की 28 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। चुनावी रण को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जिस पार्टी को बीते चुनाव में जीत मिली, वो भविष्य में बम्पर जीत की आस लगा रही है और जिनको हार मिली, वो हार की समीक्षा करने के बाद चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है। खैर, जिन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उनमें सबसे बड़ा चुनावी रण है महाराष्ट्र का रण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट की महायुति सरकार है। महायुति में शामिल दोनों दल तोड़फोड़ के बाद अस्तित्व में आए। वहीं शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी से महायुति का मुकाबला होगा। विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। महायुति अपनी योजनाओं के साथ जनता के बीच जाएगी, तो वहीं एमवीए दल बदल और पार्टी में तोड़फोड़ के दम पर सत्ता छीनने के बदले से लड़ाई कर लड़ेगी। ये चुनाव अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी परीक्षा लेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 का रिपोर्ट कार्ड। महाराष्ट्र का पिछला चुनाव 2019 में हुआ था। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जीत मिली। सीएम पद पर दावेदारी को लेकर गठबंधन टूटा। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ एमवीए की सरकार बनाई।
लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। शिवसेना ने 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। शिंदे ने 40 विधायकों के साथ अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। वहीं पिछले साल अजीत पवार भी एनसीपी में बगावत कर बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए। शिवसेना और एनसीपी में हुई बगावत का इम्तिहान लोकसभा चुनाव में भी हुआ। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति फेल नजर आई। एमवीए ने राज्य की 48 में से 30 सीटों पर कब्जा किया। एमवीए में शामिल कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 8 सीटें मिली थी। महायुति को 17 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में महायुति की जो अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन वो फेल साबित हुई। बेशक हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद सबके हौसले बुलंद हैं, लेकिन मुश्किलें कम नहीं है। महायुति की अग्नि परीक्षा, आरक्षण की मांग को लेकर जारी मराठा आंदोलन बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को लोक लुभावन परियोजनाओं से निपटने की कोशिश जारी है। शिवसेना और एनसीपी में हुई तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सहानुभूति है। बेशक महाराष्ट्र का रण महायुति के लिए मुश्किलों से भरा है, लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे धुरंधर और फायर ब्रांड नेता जब रण में उतरेंगे, तब महाराष्ट्र के सियासी रण का रंग पहले से अलग हो सकता है। अमूमन अभी साफ कह पाना मुश्किल होगा कि चुनावी साल में सियासत की गद्दी आखिर किसको मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।